मधुबनी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। अपराधी अरशद को इस दौरान गोली लगी। राजाराम मंडल हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी था। राजनगर थाना पुलिस ने इस शख्स को गोली मारी और अपराधी अरशद का हाफ एनकाउंटर किया गया। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर इसकी तरफ से फायरिंग की गई थी। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई और इसी दौरान इस शख्स के पैर में गोली लगती है। सदर अस्पताल में इसे हालांकि इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कई कांडों में पुलिस को इस अपराधी की तलाश थी। तो अपराधी अरशद का हाफ एनकाउंटर किया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर की ये ग्राउंड तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अपराधी अरशद की तरफ से फायरिंग की जा रही थी और पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की, इसी दौरान एक गोली उसके पैर में लगती है और बाद में इस अपराधी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया। कई कांडों में ये वांछित अपराधी, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया पुलिस की टीम की तरफ से और इसकी तलाशी काफी वक्त से पुलिस की तरफ से चल रही थी और इसी दौरान एक बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। और संवाददाता प्रशांत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स को लेकर? क्या इसकी तरफ से काउंटर किया जा रहा था और जिस दौरान पुलिस ने इससे गोली मारी? जी देखिए, ये पूरा मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक हफ्ता पूर्व में जयराम मंडल नामक युवक था, जिसका इन्होंने बाइक छीनने के दौरान इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद लगातार एक हफ्ते उस मामलों में उनके जो जयराम मंडल के जो परिजन है, उनका डीएसपी को बंधक बना लिया गया था और काफी तोड़फोड़ आगजनी भी हुई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार इस कुख्यात अपराधी के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि इससे पूर्व में भी इस पर कई मामला दर्ज था, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने में विफल रही थी। हालांकि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ये अपराधी हैं, मेन रोड से जाने वाले हैं, जिसके बाद में पुलिस वहां पर दबिश डाली। जिसके बाद में पुलिस पर इन्होंने 2 राउंड फायरिंग की है और पुलिस ने 1 राउंड फायरिंग की। प्रशांत, क्या अरशद के साथ उस वक्त अन्य और भी अपराधियों की जानकारी मिल रही है कि उनकी मौजूदगी थी? जी बिल्कुल, देखिए अरशद को 1 गोली लगी और इसके बाद में उसके साथ में जो 2 और अन्य युवक अपराधी थे, जो अंधेरा का फायदा उठाकर, जो पुलिस का ऐसा करे जो अंधेरा का फायदा उठाकर अगले सुबह में वो पुलिस दोनों भाग गए। पुलिस लगातार उनकी जो है दबिश ले रही है और उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर पुलिस को इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद घेराबंदी की गई और इस अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। तो 2 तस्वीरों के जरिए देखिए एक साफ मैसेज जो अपराधियों को लेकर बिहार पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है कि या तो आप अपराध छोड़ दीजिए या फिर बिहार से बाहर निकल जाइए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, जिसमें हाफ एनकाउंटर करते हुए इस शख्स के पैर में गोली मारी गई। ये शख्स जो इससे पहले हत्याकांड में शामिल रहा था और इसके ऊपर कई मामले पहले से विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इसकी तलाश पुलिस की तरफ से काफी वक्त से की जा रही थी और जैसे ही गुप्त सूचना पुलिस के हाथ लगी, उसके बाद पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हुए इलाके की घेराबंदी की गई और बड़ी संख्या में पुलिस टीम जो है दलबल के साथ यहां पर पहुंचती है और इस शख्स को पहले सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसकी तरफ से फायरिंग जब की जाती है पुलिस के ऊपर, तब जाकर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस शख्स को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। और अब बात पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट की मौत मामले की। सीबीआई की टीम ने नीट एस्पिरेंट के केस की जांच को तेज कर दिया है। शनिवार को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में घंटों छानबीन के बाद रविवार को सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए छात्रा के घर जहानाबाद पहुंची और उनके मां बाप से लगभग 3 घंटे तक बातचीत की गई। सूत्रों की माने तो छात्रा के भाई के मोबाइल को टीम अपने साथ लेकर गई है और क्या कुछ टीम अपने साथ कब्जे में लेकर तहकीकात कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अफसरों की फौज और गाड़ियों का ये काफिला, ये तस्वीर सीबीआई के उन अधिकारियों की है जो रविवार की सुबह करीब 9 बजे नीट एस्पिरेंट संवेदना के घर जहानाबाद पहुंचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और करीब 10 से ज्यादा अफसरों की ये वही टीम है जो संवेदना के गुनहगारों की तलाश में है, जिसने उस बच्ची के जीवन को बर्बाद कर दिया, जो जहानाबाद के इस छोटे से गांव से डॉक्टर बनने का सपना लेकर निकली थी।
लेकिन अफसोस कि वो 6 जनवरी की शाम पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से मौत की चादर में लिपटी हुई निकली। न सिर्फ संवेदना के सपने का कत्ल हुआ, बल्कि किसी ने उसके माँ बाप के अरमानों की भी बलि चढ़ा दी। जांच में सरेंडर कर चुकी पटना पुलिस के बाद अब ये मामला सीबीआई देख रही है, जिसने रविवार को संवेदना के माता पिता से लगभग 2-3 घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो सीबीआई काफी गहराई से मामले की जांच कर रही है और यही वजह है कि टीम ने माँ बाप से पूछताछ के बाद नीट एस्पिरेंट संवेदना के भाई का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। माना जा रहा है कि संवेदना के भाई के मोबाइल से कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। लगभग 10 सदस्यों की टीम जहानाबाद के पीड़िता के गांव में पहुंची थी। हालांकि उन्होंने क्या पूछताछ की, क्या कुछ बातें हुई, इसको लेकर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो मृतक की मां है उनसे लंबी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के संयुक्त निदेशक खुद इस बहुचर्चित मामले की पड़ताल कर रहे हैं। पटना पुलिस की फजीहत के बाद इतनी बारीकी से जांच की जा रही है कि सीबीआई की टीम शुरुआती तफ्तीश में कुछ भी बोलने से बच रही है और छात्रा के परिवार वालों को भी किसी से बात नहीं करने की हिदायत दी गई है। और यही कारण है कि जब न्यूज़ 18 की टीम ने अफसरों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने हाथ जोड़ लिया। थोड़ा सा बता दीजिए उस एंगल जब आप लोग कहें तब हम लोग आप लोग सामने रहे, एंगल बिल्कुल सामने रहे और मना किया ना बिल्कुल। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि कई चीजें बाहर निकलकर सामने आई। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के लिए 5 गाड़ियों में पहुंचे लगभग 10 से 11 अधिकारी अपने साथ छात्रा के उपयोग में आने वाले सामान, कैंची, कलम, कॉपी, किताबें, बैग और कपड़े अपने साथ ले गए। छात्रा के भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। इससे पहले शनिवार को छात्रा के हॉस्टल पहुंची टीम ने कमरे को खुलवाकर जांच की थी। करीब 4 घंटे की छानबीन के बाद बोरे में भरकर सामान सीबीआई अपने साथ ले गई। जांच की रफ्तार से परिवार की उम्मीदें बढ़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई नीट एस्पिरेंट संवेदना को इंसाफ कब तक दिला पाती है। जहानाबाद संवाददाता राजीव रंजन विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कोचिंग सेंटर से गिरकर छात्रा की मौत मामले की लगातार जांच जारी है। न्यूज़ 18 की टीम भी मौकाए वारदात यानी कि कोचिंग सेंटर के उस छत पर जा पहुंची जहां से छात्रा के गिरने की वजह से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ। अमरजीत शर्मा संवाददाता दानापुर वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ देखा, आप भी देखिए। कोचिंग की छत से कैसे गिरी छात्रा? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? जिस कोचिंग की छत से गिरी छात्रा, उसी छत पर न्यूज़ 18 की टीम। फुलवारी शरीफ में छत से गिरकर छात्रा की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। ये वही छत है जिससे गिरकर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हुई थी। न्यूज़ 18 की टीम भी मौकाए वारदात यानी कि कोचिंग सेंटर के उस छत पर जा पहुंची जहां से छात्रा के गिरने से मौत हुई। न्यूज़ 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। छत की दीवार इतनी ऊंची है कि खुद से गिरना आसान नहीं और ऐसे में छात्रा की मौत की 2 वजहें हो सकती हैं। यहाँ पर जो है जगह है वो काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से या तो छात्रा खुद से यहाँ अगर चढ़ जाए और जंप करे तब संभव हो सकता है और दूसरी कोई फेंके तभी संभव हो सकता है। छात्रा छत से गिरी या गिराई गई, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन न्यूज़ 18 की पड़ताल में छत पर कई जगहों पर शराब की बोतलें, पाउच और ग्लास मिलने के बाद शक गहराता जा रहा है और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर छत पर शराब की बोतल और ग्लास कौन लेकर पहुंचा? आप देख लीजिए यहाँ पर
कई एक जो है ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिसकी जांच पुलिस को अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये शराब के जो गिलास हैं, शराब की जो बोतलें हैं, शराब का जो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि शराब का एक एक जो है पाउच यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये पाउच यहाँ पर है तो आखिर ये कौन लोग थे जो यहाँ पर शराब पिए और उसके बाद जो है कहीं उन्हीं लोगों ने जो है इस घटना को तो अंजाम नहीं दिया। फुलवारी शरीफ में कोचिंग की छत से गिरी छात्रा की मौत का मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। घर वाले शुरू से ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 7वें तल्ले पर एक रूम में किसी के घसीटे जाने के निशान हैं। अभी जो आए तो देखे जहाँ से मेरा बच्ची को घसीटा है, जहाँ पर रेप किया रहे चाहे जान मारे, वहाँ से देखिए शराब का बोतल, दारू का बोतल देख रहे हैं सर। हम लोग का शक है कि उसका सब लोग इसको पहले मारना चाहा, नीचे में ही उसको मार दिया गया है। उसको रॉड से भी यहाँ पर घोंपा गया है। उसको साथ जोर जबरदस्ती करने का कोशिश किया, इसीलिए नहीं करने दी, इसी में उसको आत्महत्या कर दे। छात्रा की छत से गिरने की ये तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पैर की हड्डी टूटी मिली, पीठ में खरोच के निशान और पिछले हिस्से में खरोच के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस और एसआईटी की टीम गहराई से मामले की जांच कर रही है। नीट छात्रा की मौत से सबक लेते हुए दानापुर छात्रा की मौत मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। लेकिन छात्रा की मौत की मिस्ट्री से कब पर्दा उठेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो फुलवारी शरीफ में कोचिंग की बिल्डिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले में अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। छात्रा की मौत की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पा रही है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस अब पहले और चौथे तल्ले के साथ 7वें तल्ले की जांच भी कर रही है। छात्रा के पिता ने बेटी को घसीटे जाने और पुलिस पर छत की जांच नहीं करने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है। जो चीजें छूट गई हैं उससे भी जांच के दायरे में जोड़ा जा रहा है। अब मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा। पुलिस की हर पहलू की जांच अभी तक जारी है, लेकिन पुलिस अभी तक कई मामलों की जांच नहीं की है। जिस तरह से मृतका के पिता ने कहा कि उसकी बच्ची का लोगों द्वारा घसीटा गया है और उसके शव को घसीटा गया है और फिर छत पर ले जाया गया और उसके बाद फेंक करके उसकी हत्या की गई है। इस मामले में भी जांच नहीं हुआ है। एक बात और सामने आई कि जब छत पर जाया गया तो वहां पे शराब की बोतलें और शराब का पाउच मिला। ऐसे में शराब का मिलना एक अलग इशारा करता है और उसकी पुलिस जांच नहीं की। इस मामले में जब न्यूज़ 18 ने ये खबर चलाई है तो अब पुलिस की नींद जागी है और उसमें भी पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। पुलिस इस मामले की भी अब जांच कर रही है कि यहाँ शराब कौन लाता है और क्यों पीता है और कौन लोग पीते हैं। फिलहाल जांच की दिशा लगातार बढ़ती जा रही है और पूछताछ में कई लोगों को पुलिस लाई है और पूछताछ की है, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। लखीसराय से बड़ी खबर आ रही है, जहां 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। रेप की घटना से इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीपीओ शिवम कुमार मौके पर पहुंचे। आरोपी से पुलिस की तरफ से इस वक्त पूछताछ जारी है। युवक को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। तस्वीरें आपके सामने। वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से खून से सना हुआ कपड़ा भी बरामद किया। बताया जाता है कि बच्ची फूल तोड़ने के लिए घर से निकली थी और इसी दौरान आरोपी ने इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर घटना को अंजाम दिया। खोजबीन के बाद बच्ची को गंभीर हालत में परिजनों की तरफ से देखा जाता है। इसी स्थिति में आरोपी के घर से बरामद किया जाता है। फिलहाल बच्ची की
इलाज इस वक्त सदर अस्पताल में जारी है। छापामारी करते हुए घटना में संलिप्त जो एकमात्र अभियुक्त हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया, घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसमें तत्परता दिखाते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम के द्वारा घटना जिस जगह पे कारित की गई थी वहाँ से एक खून के छींटे लगा हुआ चादर, खून के धब्बे लगे हुए एक तकिया का जो कवर होता है उसको बरामद किया गया। साथ ही साथ घटनास्थल से और भी इस प्रकार के ग्राह्य साक्ष्य पाए को संकलित किया गया। जो अभियुक्त है, अभियुक्त के द्वारा भी पूछताछ क्रम में इस घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। युवक ने पुलिस टीम पर हमला किया है। युवक जो है वो बताया जा रहा है कि यहां पर इसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। एसआई सुमन कुमार इस दौरान हमले में घायल बताए जा रहे हैं। सुमन कुमार के नाक और चेहरे पर चोट आई है। मारपीट के मामले में पुलिस ने इस शख्स को अरेस्ट करने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी और छतौनी थाना की पुलिस पर इसी दौरान युवक की तरफ से हमला कर दिया जाता है, जिस हमले में एक एसआई के नाक और चेहरे पर चोट आई। और अब बात अभिनेत्री अक्षरा सिंह के उस बयान की जिसने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बवाल सा मचा दिया है। लंबे वक्त तक पवन सिंह को लेकर चुप रहने वाली अक्षरा सिंह अब पवन की पत्नी ज्योति सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। पवन सिंह की पत्नी के साथ विवाद और 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग को लेकर जायज ठहराते हुए अक्षरा ने एक बड़ी मांग रख दी। अक्षरा का यह बयान पवन सिंह के टेंशन को बढ़ाने वाला क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट को। करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के जीवन में भूचाल मच गया है और अब ये भूचाल उस खतरनाक बवंडर का रूप ले चुका है जिससे पार पाना पावर स्टार के बस की बात भी नहीं लग रही। लंबे समय से विवादों में चल रहा पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों के बीच तलाक को लेकर आरा सिविल कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। खबरों के मुताबिक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कोर्ट में अपना दर्द बयां करते हुए 10 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है, जिसे पवन सिंह के साथ रिश्ते को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अक्षरा सिंह ने जायज हक ठहराया। शादी करके आप किसी को लेके जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। तो सुना आपने, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह अब ज्योति सिंह के पूरे सपोर्ट में आ गई हैं। पवन सिंह के साथ विवादित रिश्ते को लेकर लंबे वक्त तक चुप्पी साधने वाली अक्षरा सिंह अब खुलकर पवन सिंह के सामने खड़ी हो गई हैं। पहले भी पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी अक्षरा सिंह को पवन पर दोबारा हमला बोलने का बड़ा मौका हाथ लग गया है। लिहाजा अक्षरा पवन सिंह का नाम लिए बगैर बढ़ चढ़कर हमला बोल रही हैं। यहां तक कि ये कहकर ज्योति सिंह का हौसला भी बढ़ा रही हैं कि 10 करोड़ क्या चीज है, 100 करोड़ रुपए भी एलिमनी के तौर पर कम पड़ेंगे। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। जो लड़की ने झेला है वो 100 करोड़ भी कम है देना, तो आई थिंक देना चाहिए और समाज को मिल के दिलवाना चाहिए। पहले से चर्चा में रही ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड अक्षरा सिंह के बयान के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। ज्योति की मांग को जायज ठहरा रही अक्षरा का पवन सिंह के साथ क्या रिश्ता रहा है, ये वो खुद जग जाहिर कर चुकी हैं। और अब पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह की दूसरी शादी भी जब टूटने के कगार पर है, तो अक्षरा एक बार फिर से सामने आकर ज्योति सिंह की पैरोकारी कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा के इस बयान का क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर दरभंगा से, जहां डीएमसीएच अस्पताल में चिराग पासवान ने हरिनगर गांव की जातीय हिंसा में घायल दलित परिवार से जाकर मुलाकात की। उन्होंने घायलों का इस दौरान हालचाल जाना और कहा कि समाज को बांटने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
उन्होंने गृह मंत्री से बातचीत का जिक्र करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं मुलाकात के दौरान घायल मासूम बच्ची से मिलकर चिराग भावुक नजर आए। और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी है कतई उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में हूँ और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा होगा, बख्शा उसे भी नहीं जाएगा। और अब बात महाशिवरात्रि की, तो पटना के खाजपुरा शिव मंदिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने महाशिवरात्रि शोभा यात्रा के अभिनंदन महोत्सव में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती एवं उनकी सवारी भगवान नंदी की आरती कर पूरे बिहार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आयोजकों ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। शोभा यात्रा में निकली भगवान भोलेनाथ की टोली का भव्य आरती और पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ एवं पार्वती मां की पूजा अर्चना की और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं पटना से। आनंद, चूंकि महाशिवरात्रि का ये पावन मौका और खुद भगवान के दरबार में श्रद्धालु जब पहुंचते हैं तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। भगवान भोलेनाथ जो सब कुछ जानते हैं, बस आशीर्वाद के रूप में सब कुछ दे देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते जा रहे हैं और उसके बाद भी बताते भी जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, महादेव के दरबार में खाली नहीं रहता और इस वक्त खाजपुरा शिव मंदिर के पास ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है जब बड़ी संख्या में शिव भक्त आज कई तरह की झांकियां निकल रही हैं। उस झांकियों के साथ साथ लोग यहाँ पे सड़कों पर उतर रहे हैं। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और ये भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात तक आपको ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। और एक बार फिर से हम आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं। मंच पे जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बिल्कुल पहले चिराग पासवान आए थे, उसके पहले नीतीश कुमार भी आए थे और अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। बड़े नेताओं के साथ साथ भीड़ है, वो तस्वीर बेहद तस्वीर में आपको भीड़ की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमृतसर के पास बहुत सारी झांकियाँ यहाँ से निकली है और जैसी झांकियाँ के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन दोनों तरफ बेरी रोड के दोनों तरफ आपको याद होगा, आपको कुत्ता गिराने वाली है तो आपको पता होगा कि राजा बाजार में ऐसे भी भीड़ नहीं थी। आज जो भीड़ की तस्वीर दिख रही है, चलने के लिए भी काफी भीड़ हो रही है। लेकिन ये तस्वीर ये बताने चाहते हैं कि आज जो भक्त उतर कर झांकियों में शामिल होना चाहता है और महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये तस्वीर बेरी रोड की तस्वीर है, खाजपुरा राजा बाजार की तस्वीर है, जहाँ पे दोनों तरफ गाड़ी को दिखा रहे हैं, आपको गाय की तरफ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो यहाँ पर उतर रही है और तरह तरह की झांकी आएगा तब आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेहद दिलचस्प, बेहद अद्भुत और ये एहसास तभी आपको हो सकता है जब आप यहाँ पर पहुँचे और ये एहसास देखने के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में मोबाइल लेकर इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ये तस्वीर साल भर उनके पूरी करेगा और इस वक्त कल्चरल प्रोग्राम भी लगातार चल रहा है, लगातार दिखाया जा रहा है और भगवान महादेव की तस्वीर है दिलचस्प और ये तस्वीर
बिल्कुल आनंद, जो अद्भुत तस्वीर इस वक्त खाजपुरा शिव मंदिर में नजर आती है, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं कलश यात्रा निकाली जा रही है और मंदिर परिसर से निकली झांकियां जैसे लोगों का बरबस ही मन मोह लेती हैं। खाजपुरा शिव मंदिर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर संवाददाता आनंद रमराज आपको ये भव्य तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, ये अद्भुत तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे थे खाजपुरा शिव मंदिर की। तो बिहार में महाशिवरात्रि पर शिव की आराधना और जय घोष देखने को मिल रहा है। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और एक साथ इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर क्या तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जो आस्था, भक्ति और आराधना का अद्भुत संगम है, जहां पर अहले सुबह से लोग भगवान के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक करते नजर आए। कई जगहों पर शिव भक्तों ने कई तरह की झांकियां तक निकाली। इस दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अलग अलग जिलों की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, आरा, समस्तीपुर, अररिया के साथ छपरा और भागलपुर की ये अद्भुत तस्वीर। वहीं मुंगेर से भी तस्वीर जो आई अद्भुत थी, जहां उच्चेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद इस मेले का उद्घाटन किया। पारंपरिक आदिवासी ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत उनका होता है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्र की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कई विकास योजनाओं की घोषणा की। गंगा जल को अनमुना डैम और हवेली खड़गपुर तक पहुंचाने, गंगटा रोड को 3 लेन बनाने और मरीन ड्राइव परियोजना का जिक्र भी उन्होंने किया। हमने तय किया कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर तक हम मैरीन ड्राइव बनाएंगे, जो लगभग 100 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव होगा। और हम आपको स्पष्ट करते हैं, 1 साल में अभी 50 एकड़ जमीन मिला है और आगे 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। खबर राजधानी पटना से, जहां बीआईए सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह मनाया गया। समारोह में मंत्री शंकर सिंह, प्रमोद सिंह और बीजेपी संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक रविंद्र रंजन ने बताया कि समारोह का उद्देश्य किसानों के लिए स्वामी के द्वारा किए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं बीजेपी के महामंत्री भीखूभाई दलसानिया ने भी स्वामी जी के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उद्देश्य है स्वामी जी की नीतियों को प्रसारित करना। स्वामी जी गरीबों, मजदूरों, किसानों के नेता थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन श्री बाबू के माध्यम से पहली बार कराया। पूरे देश में पहला राज्य बिहार था जिसने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया और वो सत्ता के खिलाफ थे, वो जमीनी राजनीति करते थे। वो स्थिति देखते हुए उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जन जागरण का काम भी किया, संगठन का काम भी किया। उनका जो शोषण हो रहा था, जो पूंजीपति जमींदार उनके द्वारा उनकी जो स्थिति बनी थी, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने काम किया। स्वाधीनता संग्राम के लिए भी काम करना चाहिए, तो गांधी जी के संपर्क में आए, गांधी जी से प्रभावित हुए और स्वाधीनता संग्राम में भी काम में लगे। और स्वाधीनता संग्राम करते करते गांधी जी से मतभेद भी हुआ उनका। गांधी जी के विचार से अलग हट करके भी अलग काम भी शुरू किया।